है, क्योंकि तुरंत क्लास आपकी ऐप वाली खत्म होती है ना, तो 2-4 मिनट तो इधर उधर बनता है, हो जा रहा है, डोंट वरी। खैर हम लोग अपने सीधे सीधे क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। तो देखिए सारे बच्चे आ जाएंगे, फटाफट आ जाएंगे, टाइम हो गया है। यस, आई एम ऑल्सो प्रेजेंट इन द क्लास। ओके, सारे बच्चे आएंगे, फटाफट आ जाएंगे। यस, ओके बच्चों, नाउ वी विल कंटिन्यू। आई होप दैट सारा कुछ क्लियर होगा, ऑडियो भी वीडियो भी, बोथ आर क्लियर। ओके, अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे, सीधे सीधे देखेंगे, अपने क्वेश्चन की ओर फोकस करेंगे। अब जितने लोग प्रेजेंट नहीं है वो सब लोग आ जाएंगे, शेयर कर दीजिए एक दूसरे को फटाफट, ताकि किसी भी बच्चे की क्लास छूटे नहीं। अदरवाइज होता क्या है, आप लोग ज्वाइन नहीं होते हो और फिर वीडियो ढूंढते रहते हो। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। हमने आपको बताया, बहुत से लोगों को ये लग रहा होगा कि हमने कई बार इस क्वेश्चन को पढ़ा है। नो डाउट आपने कई बार पढ़ा होगा, बिकॉज ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है। आपका प्रवक्ता में पूछा गया है, टीजीटी में पूछा गया है, और इसके साथ साथ आपका 2018 के टेट में पूछा गया है, सुपर टेट में पूछा गया है। I mean, ये किसी भी एग्जाम से वंचित नहीं है क्वेश्चन। तो ऐसे एग्जाम को कभी भी ऐसे क्वेश्चंस को कभी भी इग्नोर नहीं किया जाता है, ठीक है, यहाँ तक कि उसके ऑप्शंस को भी नहीं, बिकॉज आपसे कहीं भी किसी भी टाइम पूछा जा सकता है। ओके, चलिए हम आपसे बात करना चाहेंगे, सीधे सीधे बात करना चाहेंगे किसकी, जो क्वेश्चन आप सीन कर रहे हो स्क्रीन पर, यहाँ पर शुद्ध हिंदी लिखी है। कैसी लिखी है? शुद्ध हिंदी लिखी है, लेकिन एक तरफ हिंदी होती है, एक तरफ इंग्लिश। एक पेज में हिंदी के क्वेश्चन होते हैं, एक पेज में इंग्लिश के क्वेश्चन। हमने आपको बताया ये हिंदी, यहाँ पर आपको प्रगंडास्थ, जंगास्थ, अंतरजंगिका, बहिर्जंगिका ये देखने को मिले, लेकिन यही हिंदी आप दूसरे पेपर में देखोगे तो हो सकता है चेंज मिल जाए। हिंदी अपने रूप बदलती रहती है, लेकिन इंग्लिश अपना रूप नहीं बदलती है, वो सेम रहता है, ठीक है ना। तो आप इसीलिए मेरा फोकस रहता है कि अगर ये चीजें समझ में ना आए तो आप क्या करो, आप हमेशा इंग्लिश पर फोकस करो, ठीक है। मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, इंग्लिश में पढ़े रहते हैं। ये क्वेश्चन जो सॉल्व होता है वो इंग्लिश में लोग पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखाते हैं, सब कुछ करते हैं, और हिंदी में पूछ लेते हैं तो आता हुआ क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। इसलिए फोकस आप किस पर करो, इंग्लिश में। कोई चीज हिंदी में नहीं समझ में आ रही, आपको जरूर देखना चाहिए। किस पर देखना चाहिए? आपको इंग्लिश वर्जन में जरूर देखना चाहिए। चलिए हम बात करेंगे, मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि है। ऑप्शन नंबर ए है प्रगंडास्थ, दूसरा है जंघास्थ और चौथा है आपका अंतरजंगिका, और चौथा है आपका बहिर्जंगिका, तीसरा है अंतरजंगिका और चौथा है बहिर्जंगिका। तो देखिए, हम अगर इसकी हम इंग्लिश में बात करें तो इसको हम बोलेंगे ब्रोकियल बोन, ठीक है। और जब हम जंघास्थ की बात करते हैं तो इसको हम बोलते हैं फीमर, आपको हिंदी में भी ऐसे लिखा मिलेगा। और आपकी जो अंतरजंगिका होती है इसको बोलते हैं टीबिया, और इसको बोलते हैं फिबुला। क्या बोलते हैं? फिबुला। ओके, समझ में आई बात ना यहाँ तक? अब देखिए, जैसे ही हम बात करते हैं इसकी ब्रोंकियल बोन की, तो ये कहां पर पाई जाती है? तो ये आपके कंधे से लेकर हाथ की कोहनी तक पाई जाती है, ठीक है। कहां पर? हाथ में, कंधे से लेकर कोहनी तक पाई जाती है, जिसका एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं क्या? ह्यूमरस। क्या बोलते हैं? ह्यूमरस। तो आई थिंक आप सबको समझ में आ गया होगा, ह्यूमरस, ठीक है, ह्यूमरस। अब इसी ह्यूमरस में आप नीचे देखते हो तो आपको क्या मिल जाता है? एक मिलता है रेडियस, एक मिलता है अल्ना। हाथ से नीचे देखते हो तो क्या मिलता है? रेडियस मिलता है, अल्ना मिलता है। फिर आप जैसे ही कलाई से जाते हो तो कार्पल्स और मेटाकार्पल्स जाते हैं, ठीक है ना।
इस तरह से आपकी हड्डियां बढ़ती रहती है, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, कार्पस, मेटाकार्पस, इस तरह से आपकी जो हाथ की हड्डियां होती है ये बटी हुई। तो मेन आपको क्या जानना है, अभी आपको जानना है प्रगंडास्थि ये कहाँ पर होती है, तो ये आपके हाथ में कंधे से लेकर कोहनी तक होती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जंघास्थि, इसको बोलते हैं फीमर, ये आपके पैर में पाई जाती है। पैर में खासकर जंघास्थि की बात हो रही है, यानी जांघ नाम सुना होगा ना हिंदी में, वहां से आप इसको ऐड करिए। हिंदी में याद रखने का तरीका कि आपकी जो हड्डी जांघ में पाई जाती है वो उसको हम बोलते हैं क्या, यस, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फीमर, ठीक है। और इसी में आपने देखा है एक है टिबिया, एक है फिबुला। तो वही जब हमारी पैर की जो कोहनी होती है, ठीक है, पैर की जो गांठ होती है उसके नीचे जो हमें हड्डियां देखने को मिलती हैं, देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी क्या है, ये है आपकी फीमर, ठीक है। और इसी में कुछ इस तरह से लगी हुई आपकी अस्थियां पाई जाती हैं। ये पैर की हड्डी समझ लो आप, ठीक है। आपको समझना है, एज इट इज फिगर आपको नहीं मिलेगा अभी यहाँ पर, क्योंकि हम आपको सिर्फ समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो देखिए जो ये आपकी हो जाती है टिबिया, ठीक है, बड़ी वाली थोड़ी हड्डी होगी वो हो जाएगी टिबिया, और जो थोड़ी पतली देख रहे हो ये आपकी हो जाती है फिबुला, ओके। और ये आपकी हो जाती है क्या, फीमर। इसी तरह से मैंने हाथ में बताया कि हाथ में भी आपका ऊपर का ह्यूमरस, जिसको आप बोलते हैं ब्रोंकियल बोन, जिसको आप बोलते हो प्रगंडास्थि, और इसी में आप देखते हो अपने हाथ में कोहनी से नीचे देखोगे तो आपको दो हड्डियां मिलती हैं। तो जो दो हड्डियां मिलती हैं, जो अंदर की तरफ होगी वो आपकी क्या होगी, अल्ना होगी, और जो बाहर की तरफ होगी वो क्या होगी, आपकी रेडियस होगी, ठीक है। समझ में आई बात ना। इसी तरह से पैर में भी होता है कि यहाँ पर आपके पैर में जांघ सिर्फ एक अस्थि होगी जो फीमर होगी, और फिर आपके जो घुटने, जो आपकी गांठ होती है पैर की, उसके नीचे जो हड्डियां पाई जाएंगी वो टिबिया और फिबुला। ये समझ में आई बात, चारों की चारों अस्थियां क्लियर हुई। अब बताइए मानव शरीर में सबसे लंबी अस्थि, तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी अस्थि होती है उसी को हम बोलते हैं फीमर यानी जंघास्थि, ठीक है। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, ओके। चलिए अब हम बात करेंगे किसकी, स्टर्नम। स्टर्नम क्या होता है, स्टर्नम को कहते हैं, स्टर्नम को क्या कहते हैं, हसली की हड्डी बोलते हैं, या सीने की हड्डी बोलते हैं, या कंधे की हड्डी बोलते हैं, या कॉलर की हड्डी बोलते हैं। तो बताइए सब लोग स्टर्नम को क्या बोलते हैं, स्टर्नम को और क्या बोलते हैं, स्टर्नम कैसे होता है, कहाँ होता है, आप ये देखिए। देखिए आपके जो चेस्ट में हड्डी पाई जाती है वो कुछ इस तरह से होती है, ठीक है। अब ये बीच की हड्डी होती है कौन सी, स्टर्नम, इसी के आसपास ये कुछ इस तरह का जाल बना होता है, ठीक है। ये कुछ इस तरह का आपका जाल बना होता है, जो आपकी पूरी कितनी होती है, आपकी 12 जोड़ी होती है, और संख्या में कितनी, 24 होती है। ये जो है आप साइड में देख रहे हो ये क्या है, पसलियां हैं, 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। ये इस तरह से आपकी पसलियों का जाल बना होता है, ओके। कुछ इस तरह से, कुछ लग रहा है नहीं, फिगर से लग रहा है, आपको समझना है। तो देखिए ये आपकी पसलियां हो जाती है। अगर पसलियों को पूछा जाता है पसलियों की संख्या कितनी होती है, तो आंसर आपका बदलता है क्या, आपका 24। अगर पसलियां कितनी जोड़ी होती हैं तो 12 जोड़ी होती है। उसी पसलियों का अटैचमेंट किससे होता है, आपकी स्टर्नम हड्डी से बनता है। तो ये आपका जाल कहाँ पाया जाता है, आप देखते हो ना, आपके चेस्ट के पास मिलता है, आपके सीने के पास मिलता है। तो कहने का मतलब ये क्या है, आपकी ये सीने की हड्डी है, इसी को हम बोलते हैं क्या, स्टर्नम। आई होप दैट आप समझ गए होंगे कि स्टर्नम क्या है और पसलियां क्या है। क्लियर हुआ, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, ओके। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, इसीलिए सीने की हड्डी को स्टर्नम कहते हैं। ये जिसने रट लिया हो रट लिया हो, अदरवाइज आप ऐसे समझ सकते हो, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। मनुष्य के क्रैनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं,
क्रेनियम की बात जब करते हैं, ये आपका ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं, मोस्टली कई बार पूछे गए हैं क्वेश्चंस, ठीक है। मनुष्य के क्रेनियम, क्रेनियम आपकी जैसे ही क्रेनियम की बात आ जाती है तो इसको हम बोलते हैं क्या, कपाल। क्या बोलते हो आप, कपाल, यानी खोपड़ी पूरी की पूरी, ठीक है। तो देखिए मनुष्य के क्रेनियम में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा बताएं सब लोग कमेंट्स करके। क्या ऑप्शन फर्स्ट है आपका 8, दूसरा है 10, तीसरा है 12, चौथा है 16। तो फटाफट आप लोग बताएंगे कमेंट्स करके कितनी हड्डियां होती हैं। 3 का 1 ए, मोस्टली बच्चों ने 3 का ए बताया है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, बिल्कुल। कुछ बच्चों ने सीधे सीधे संख्या लिख दी है 8, वेरी गुड, बहुत ही नाइसली आप लोगों ने आंसर दिया है। अब देखते हैं हम ये जो 8 हड्डियां हैं ये होती कौन कौन सी हैं। 8 हड्डियां तो हम जान लिए कि हाँ भाई 8 हड्डियां होती हैं। तो देखिए आपका 8 हड्डियों में जो शामिल किया गया है वो क्या है आपका पैराइटल। पहला क्या है पैराइटल, पैराइटल कितनी होती हैं, पैराइटल आपकी 2 होती हैं। कितनी होंगी, पैराइटल आपकी 2 होंगी। उसके बाद आपका टेम्पोरल आता है, ठीक है। क्या आता है आपका टेम्पोरल, तो टेम्पोरल भी कितनी होती हैं आपकी 2 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है कि पैराइटल में कितनी हड्डियों को मेंशन किया गया है, तो पैराइटल में 2, टेम्पोरल में कितनी हड्डियों को मेंशन किया गया है, तब भी आपका आंसर आएगा क्या 2, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीपिटल, क्या होता है ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल ये कितनी होती है, ये 1 होती है। इसके बाद आपकी एक हड्डी जो आती है फ्रंटल, ठीक है। फ्रंटल ये नाम से ही पता चलता है, इनकी फ्रंटल मतलब फ्रंट में होती है, सामने की तरफ होती है। ये भी कितनी है आपकी एक पाई जाती है पूरी की पूरी क्रेनियम में। इसके बाद आपका आता है स्पिनॉयड, क्या स्पिनॉयड, ये भी कितनी होती है, ये भी 1 ही होती है, संख्या में 1 होती है। एक होता है स्थिनॉइड, एक होता है स्पिनॉइड, एक होता है स्थिनॉइड। देखिए ये कितना होता है आपका, ये भी होता है 1। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 5 6 7 8 पूरी की पूरी हो गई ना, आपकी पूरी की पूरी 8 अस्थियां हो गई ना। समझ में आई बात ना। इस तरह से आपकी सीधे सीधे मनुष्य के क्रैनियम में कितनी हड्डियां उपस्थित होती हैं 8। ध्यान रखिएगा सिर्फ पैराइटल और जो टेम्पोरल है वो 2 2 होती है, बाकी ऑक्सीपिटल फ्रंटल स्पिनाइड स्टेनॉइड ये कितनी होती है आपकी 1 1 होती है, एक एक इनकी उपस्थिति होती है। ओके समझ में आई बात ना। चलिए आपसे संख्या ना पूछ करके आपसे सीधे सीधे पूछ लेगा ऑक्सीपिटल हड्डी कहाँ पाई जाती है, टेम्पोरल हड्डी कहाँ पाई जाती है, फ्रंटल हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी क्रेनियम में 8 हड्डियां जो हैं ये पूरे की पूरे आपके खोपड़ी में पाई जाती हैं, मतलब कपाल में पाई जाती हैं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की हम बात करेंगे, बोन चाइना की हम बात करेंगे। जो क्वेश्चन दिया हुआ है बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है। अब बोन चाइना का नाम पड़ा, बोन चाइना समझ रहे हो ना, बोन चाइना है क्या, बोन चाइना आप लोगों के घर में कप होंगे, वो एक कप डिजाइन हो गया था जिसको बोन चाइना नाम बोला जाता है। एक नॉर्मल कप होता है और थोड़ा बोन चाइना जो होता है थोड़ा कॉस्टली भी होता है और अच्छा होता है, शाइन देखने में काफी अच्छी खासी होती है। खैर हम देखेंगे बोन चाइना नाम पड़ा क्योंकि यह बनता है। अब ये किससे बनता है आपको पता होना चाहिए, ये किससे बना था, हड्डी की राख से, कोयले की राख से, कुछ धातुओं के प्रयोग से बनता है, या फिर चाइना ग्रास से बनता है, या फिर चाइना ग्रास से बनता है। तो बताएं इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है चाइना ग्रास कौन सी है। सबसे पहले आप लोगों के लिए क्वेश्चन है चाइना ग्रास कौन सी ग्रास है, उसको किस नाम से जानते हैं, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, फटाफट कमेंट करके बताएं। उसके बाद हम लोगों को पता है कि जब हम धातु का प्रयोग करेंगे तो भाई हम उसको चाइना बोन नाम क्यों, बोन चाइना नाम क्यों देंगे, हम उससे कोई ऐसा नाम दे देंगे जो धातु से बना होगा। ठीक है नेक्स्ट अगर कोयले की राख, तो कोयले की राख अगर हम यूज करेंगे तो आई थिंक इतनी ज्यादा हार्ड नहीं होगी। ठीक है समझ में आ रही बात। अब हम बात करते हैं सीधे सीधे हड्डी की राख से, हड्डी की राख से। तो जैसे ही बात आती है हड्डी की राख की
तो ये क्या होता है, तो देखो हड्डी की राख, किसकी हड्डी की राख, तो बैल की हड्डी की राख। किसकी, बैल की हड्डी की राख। बैल को जैसे वो उसकी डेथ होती है तो उसको मार दिया जाता है या जलाया जाता है, फिर इसकी जो हड्डियां होती है उन हड्डियों को जलाया जाता है, उनसे जो राख प्राप्त होती है उससे क्या बनता है, आपका बोन चाइना क्लब बनता है। अब होता क्या है, सबसे पहले ये कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, ओके चलिए अब हम हड्डी की बात करेंगे तो इसकी बैल से हमें प्राप्त होती है, बैल की हड्डियों से। दूसरा क्या होता है, सबसे पहले इसको विकसित किसने किया था, तो ब्रिटेन से। इसकी पद्धति कहाँ से पड़ी थी, ब्रिटेन से पड़ी थी, ठीक है। अब दूसरी चीज इसमें किन के, अब सिर्फ बैल की जो हड्डी होती है उसी की राख से केवल नहीं बन जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका हमें डेवलप करने के लिए हमें इसमें कई चीजों को ऐड भी करना होता है। तो क्या क्या हमको ऐड करना होता है, तो नो डाउट आपकी जो ये हमें मिलती है तो इसमें 50% तो आपका राख होता ही है। किसकी राख होती है, बोन की राख होती है। और दूसरा होता है क्या, चीनी मिट्टी, ठीक है ना। क्या बना, हम इसमें मिलाते हैं, चीनी मिट्टी को मिलाते हैं, और चीनी मिट्टी मिलाने के अलावा हम इसमें बोन चाइना स्टोन आता है, एक आता है आपका क्या, बोन चाइना स्टोन आता है। तो ये आपका लगभग 26% होता है। इसके बाद शेष जितना मटेरियल बचता है तो हम बोन चाइना स्टोन का प्रयोग करते हैं। किसका, बोन चाइना स्टोन। ये अब देखो क्वेश्चन को समझने का तरीका, यहां पर आपसे सीधा सीधा पूछा गया, आपने सीधा सीधा इसको बता दिया कि भाई हड्डी की राख से प्राप्त हो रहा है। लेकिन आपसे नेक्स्ट टाइम क्वेश्चन हो सकता है ऐसे पुटअप कर दे कि आपकी हड्डी की राख प्लस चीनी मिट्टी प्लस बोन चाइना स्टोन, इनको मिलाने से हमारा कौन सा मटेरियल तैयार होता है। तब आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों को मिलाने से हमारा कौन सा बोन चाइना का मटेरियल तैयार होता है। बोन चाइना का मटेरियल जैसे आपका कप हो गया, उसकी प्लेट हो गई, कई सारी चीजें, उसके कई सारे मटेरियल आते हैं, ठीक है। तो हम जब भी इस चीज को मिलाते हैं तो किस किस, या फिर यही क्वेश्चन दे देगा, ऑप्शन में इन चीजों को मेंशन कर देगा और ऑप्शन थोड़ी थोड़ी ट्विस्टिंग कर देगा, अदल बदल की चीजों को रख देगा। इसलिए इन टर्म को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। समझ में आई बात, कैसे आपको देखना है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, तो देखिए जैसे ही हम बात करते हैं कैल्शियम की, अभी लास्ट क्लास में तुरंत हम लोग कैल्शियम पढ़ के आ रहे हैं। आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैल्शियम किसके लिए आवश्यक है, तो बताइए, क्या स्वस्थ अस्थियों के लिए, स्वस्थ गुर्दे के लिए, स्वस्थ त्वचा के लिए, या स्वस्थ यकृत के लिए। थोड़ा सा ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, हम बार बार क्लास में फोकस कर रहे थे, आपको किस पर ध्यान देना है। बताया भी था कि क्वेश्चन जब ऐसे बनोगे तब आप क्या करोगे, और क्वेश्चन जब उस पैटर्न पर होगा तब आप क्या करोगे आंसर। तो देखिए यस 5 का ए, सारे बच्चे बोल रहे हैं 5 का ए, बिल्कुल सही है। स्वस्थ अस्थियां, देखिए यहाँ पर थोड़ा सा सिंपल क्वेश्चन है, आपने कर दिया। लेकिन अगर यहाँ पर हमारा स्वस्थ यकृत कट जाता, यहाँ पर ना होता और यहाँ पर लिख देता इनमें से सभी, क्या लिख देता, इनमें से सभी, तो यहाँ पर पॉसिबिलिटीज हो जाती कि आपका इनमें से सभी हो जाता। क्योंकि आप क्या पढ़ते हो, आप यही पढ़ते हो कि जब भी हम कैल्शियम की बात करते हैं तो कैल्शियम हमारी खासकर कैल्शियम है क्या, तो कैल्शियम आपका खनिज लवण है ना। अब ये खनिज लवण की इस ओवरऑल खनिज लवण में जितना भी हमारी बॉडी में खनिज लवण मिलेगा उसका 4% हमारा खनिज लवण होता है। उस 4% का 2% हमारा क्या होता है, आपका 2% क्या सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम होता है। जब उस 2% की हम बात करते हैं, ठीक है ना, उस 2% की अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आप देखते हो कि आपका लगभग 90% जो होता है वो आपका यूटिलाइज किस में हो जाता है, आपकी हड्डियों के लिए यूटिलाइज होता है, आपके दांतों के निर्माण के लिए यूटिलाइज हो जाता है। बाकी शेष जो बचता है आपका कैल्शियम, वो आपके शरीर के तरल ऊतकों में, आपके प्लाज्मा में, आपके मतलब आपके अदर पार्ट्स में पाया जाता है। तो वहां पर भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है अंगों को स्वस्थ रखने में, ठीक है। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में
अंतर है, आपको इन्हीं को समझना है। लेकिन अगर चार के चारों ऑप्शंस हैं, चारों अलग अलग हैं, तब आप सबसे ज्यादा सबसे अप्रोप्रिएट आंसर किसको दोगे? स्वस्थ अस्थियां। और स्वस्थ, अगर अस्थियां ना होता, यहाँ दांत होता, तब भी आप इसी को करते, क्योंकि सबसे ज्यादा परसेंटेज कहाँ पर जा रहा है हमारा? सबसे ज्यादा परसेंटेज किसके निर्माण पर जा रहा है? आपके दांतों और अस्थियों में। तो जब भी कभी भी न्यूट्रिशन में अगर परसेंटेज जिसको ज्यादा फोकस करेगा, आप उसी को टच करोगे। किसको? आप उसी को टच करोगे जो सबसे नियरेस्ट। अब यहाँ पर ऑप्शन सभी सही है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, लेकिन सबसे अप्रोप्रिएट किया जा रहा है। सबसे ज्यादा हमारा जो रेशियो है, सबसे ज्यादा जो परसेंटेज है, वो कहाँ पर जा रहा है? आपका अस्थियों पर जाता है। दूसरी चीज हम इसी में क्या पढ़ते हैं कि जब हमें अस्थियों का विकास करना होता है, तो यहाँ पर हमारा सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम काम नहीं करता है, कैल्शियम के साथ साथ आपका फास्फोरस भी होना चाहिए। क्या? फास्फोरस भी होना चाहिए। जैसे आपने क्या देखा, हमने आपको क्या पढ़ाया कि जब भी आप कैल्शियम और फास्फोरस की बात करते हो, तो बच्चों में जो आपका आता है वो क्या होता है? आप बच्चों के लिए मैंने पढ़ाया कि इसका जो रेशियो होता है वो फिक्स होता है। जब हम बच्चों की बात करते हैं तो यहाँ पर रेशियो आपका आ जाता है 1:1 के रेशियो में, लेकिन जब प्रौढ़ों की बात करते हैं तो वहां पर रेशियो आपका चेंज हो जाता है, और चेंज होकर के क्या हो जाता है? 1:2 के रेशियो में क्रमशः, एक शब्द लग जाता है क्रमशः। वहां पर आपको ध्यान देना होता है कि आपका, अगर आप बच्चों को दे रहे हो तो कैल्शियम भी एक पार्ट अगर है तो फास्फोरस भी एक पार्ट होना चाहिए, तभी उसका डाइजेशन, तभी उसका एब्जॉर्बेशन, तभी उसका वर्कआउट बराबर मात्रा में फाइनली हो पाएगा। अदरवाइज आपकी इस कैल्शियम का कोई मतलब नहीं है, अदरवाइज आपने फास्फोरस लिया है, कैल्शियम नहीं है, तो उस फास्फोरस का कोई मतलब नहीं, या फिर आपने कैल्शियम लिया, फास्फोरस नहीं लिया, तो इस कैल्शियम का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये दूसरे के आपस में क्या है? कोरिलेटिव है। अगर वो चलेगा तभी वो चलेगा, अदरवाइज स्टे कर जाएगा। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात यहाँ तक? और जब प्रौढ़ों की बात होती है तो प्रौढ़ों को अगर हमने एक पार्ट दिया है कैल्शियम, तो उनको हम 2 पार्ट देंगे फास्फोरस। समझ गए? जब ये रेशियो हमारी बॉडी में चलता है, तब कैल्शियम का, फास्फोरस का एब्जॉर्बेशन बेस्ट मेथड से होता है। आई होप दैट आप क्लियरली समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए, इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, आपकी स्क्रीन पर विजुअल हो रही है। स्वस्थ दांतों एवं अस्थियों के लिए आवश्यक है, वही चीज आगे फिर से, स्वस्थ दांत एवं क्या है? अस्थियों के लिए आवश्यक है। अब इसमें तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ भी हमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा। बताइए, आप लोग बताइए, क्या इसमें डिस्क्राइब करना पड़ेगा? अभी हम बता रहे थे कि स्वस्थ दांतों और अस्थियों के लिए क्या इंपॉर्टेंट होगा। आपको पहले क्वेश्चन से ही यहाँ पर आंसर मिल गया। क्या? कैल्शियम और फास्फोरस। रेशियो क्या? बच्चों में जाएगा तो 1:1, वयस्कों में जाएगा तो 1:2। ओके, अब हम बात करेंगे, अगर विटामिन को देखें तो जब भी विटामिन ए की कमी या अधिकता होगी तो कहाँ से इसकी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो जाएगी? जाकर तुरंत इफेक्ट डालेगी हमारे आईज पर। ठीक है, अगर कमी हो रही तो हमारी आई साइड वीक है। जैसे मैंने चश्मा पहन रखा है, इट मीन हमारे शरीर में विटामिन ए की कमी है। ओके, जितने भी लोग चश्मा पहनते हैं। चलिए, यस, अब हम बात करेंगे अगर आयरन की कमी होती है, ठीक है, तब भी प्रॉब्लम होगी। आयरन की कमी होगी तब क्या? कि हमारे शरीर में जो एनीमिया की प्रॉब्लम जनरेट होती है, खासकर वुमेन्स में ज्यादा से ज्यादा एनीमिया की प्रॉब्लम कहाँ देखने को मिलती है? वुमेन। उसके कई सारे रीजन, अब उसका रीजन सिर्फ पर्टिकुलर एक नहीं, उसके कई सारे रीजन है, जो कि हम लोग पर्टिकुलर जब उसकी कार्यकी पढ़ते हैं आयरन की, वहां पर हमको पता चलता है ना। चलिए, इसके बाद आपका तांबा। तांबा भी हमारे शरीर में बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा, आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन देनी थी। क्या इंफॉर्मेशन देनी थी? ऐसे बच्चे जो चंद्रा इंस्टीट्यूट से ऑफलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन कोचिंग से जुड़ना चाहते हैं, तो आपका बैच 23 नवंबर से कंटिन्यू हो रहा है। ठीक है, 23 नवंबर से कंटिन्यू हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो जो लोग चंद्रा से जुड़ना चाहते हैं, जो लोग हमारे से जुड़ना चाहते हैं, वो लोग ऑफलाइन मोड में जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन मोड में भी एडमिशन हो रहे हैं। जो ऑनलाइन मोड में जुड़ना चाहते हैं वो ऑनलाइन मोड में जुड़ जाएं। ऐसे बच्चे जो ऑनलाइन में जुड़े हैं फिर भी ऑफलाइन में आना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन थी, आप लोगों के लिए देनी थी। ठीक है, अब हम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फोकस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में आपको एक डेफिनेशन सीन हो रही है। आप इस डेफिनेशन में क्या देख रहे हो? अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया है, 1 सेकेंड बच्चों, अध्ययन की परिभाषा वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है। ठीक है, आपने क्या देखा? अध्ययन की वह परिभाषा जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पत्ति होती है या प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी परिभाषा है। प्रक्रिया जिसके द्वारा एक गतिविधि की उत्पन्न होती है। जैसे हमने कल आपको एक शब्द बताया था कि जब हम क्रिया करेंगे यानी प्रक्रिया करेंगे तो हमको प्रतिक्रिया मिलेगी, जब तक हम क्रिया नहीं करेंगे तो हमको प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। ठीक है, और अगर कोई बिना क्रिया करे प्रतिक्रिया दे दे तो सभी जानते हो कि वो किस मूड का है। ठीक, यह प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित होती है क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। ये कथन किसका है? हरलॉक का है, हरलॉक का है, E.R. हिलगार्ड्स का है, E.R. हिलगार्ड्स का है, या फिर आपका मोइन का है, या फिर आप किसी ने नहीं दिया है तो बताएंगे आप लोग किसका है भाई? ये कथन किसने बोला है? ये कथन किसने बोला है? सारे बच्चे बोल रहे हैं बी। कुछ लोगों का आंसर है ए हलक का, कुछ लोगों का बी। अच्छा, सारे लोग लास्ट में जैसे कल बोले थे कि कितना कितना राइट हुआ क्वेश्चन, वो सारे बच्चे बताएंगे कितना कितना आप लोग चेस कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि इससे आपकी डेप्थ पता चलती है। तो ध्यान रखिएगा, देखो जब भी अध्ययन से जुड़ जाएगी परिभाषा, एक टर्म याद रखिएगा, अध्ययन की परिभाषा जुड़ेगी और इन्होंने क्रिया प्रक्रिया की बात की है, प्रशिक्षण की बात की है, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा इन्होंने अपनी परिभाषा में, सारी चीजों को मेंशन कर दिया। प्रक्रिया को भी मेंशन किया जिसके द्वारा गतिविधि की उत्पन्न हो रही। हम भाई क्रिया करेंगे, स्वाभाविक बात है गतिविधि उत्पन्न होगी। दूसरी चीज, प्रशिक्षण के माध्यम से परिवर्तित भी होती है। हमने कोई प्रतिक्रिया की, अगर उसका रिजल्ट हमको गलत मिल गया, उसकी हमें प्रतिक्रिया गलत प्राप्त हुई, तो हम क्या करेंगे? प्रशिक्षण के थ्रू हम इसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं कि हम वहीं पर बने रहेंगे, वहीं पर खड़े कि चलो गलत हो गया हो जाने दो, उस पर सुधार करने की कोशिश करेंगे ना, क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। यहाँ पर लिखा है क्योंकि परिवर्तन प्रशिक्षण पर आरोग्य नहीं है। तो अब समझ में आएगा ना? तो देखिए यहाँ पर इसका राइट ऑप्शन है E.R. हिलगार्ड्स ने। किसने? E.R. हिलगार्ड्स महोदय ने इस डेफिनेशन को बताया जो कि हमारे अध्ययन से संबंधित थे। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए, क्वेश्चन आपसे हो सकता है नेक्स्ट टाइम ऐसे पूछ लिया जाए कि E.R. हिलगार्ड्स महोदय की परिभाषा किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? अध्ययन से संबंधित है। इन्होंने अध्ययन के विषय में बोला है। वेरी गुड मॉर्निंग ज्योति भारती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8, अधिगम विकलांगता डॉट डॉट। अधिगम विकलांगता कहा जाता है। अधिगम विकलांगता समझ गए ना? अधिगम का मतलब सीखना, विकलांगता मतलब कि आप सीखने से संबंधित आपके अंदर कमियां। ठीक है ना? आप विकलांगता को ऐसे करो। विकलांगता का मतलब ये नहीं कि हाथ पैर से विकलांग, मानसिक रूप से अक्षम है आप। क्या है? मानसिक रूप से अक्षम। अधिगम विकलांगता की जब भी बात होगी तो आप मानसिक रूप से अक्षमता होगी। अब मानसिक रूप से अक्षमता में आपकी पढ़ने से संबंधित, लिखने से संबंधित, ये आपकी सारी कॉज करती हैं। ठीक है? तो देखिए, क्या आत्म केंद्रितता को हमने बताया है कि आप लोगों को क्लास में जब हमने आपको अधिगम पढ़ाया, वहां पर अधिगम विकलांगता हमने पढ़ाया, तो क्या हमने आत्म केंद्रितता बताया था? क्या नहीं बताया था ना? क्या हमने मानसिक विकलांगता बताई थी? क्या नहीं बताई थी? क्या हमने डिसलेक्सिया बताई थी? बिल्कुल बताया था, हमने डिसलेक्सिया बताई थी। इसके बाद आपका भावनात्मक विकलांगता, तो ये भी आपकी क्या? आपकी सीधे सीधे आपकी भावना। तो ये कोई विकलांगता ऐसी नहीं होती है, ये भी आपकी पर्टिकुलर विकलांगता के अंतर्गत नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, डिसलेक्सिया आपके
अधिगम संबंधी विकलांगता होती है। ठीक है ना, अधिगम क्या होती है आपकी अधिगम विकलांगता डिसलेक्सिया से संबंधित होती है। ठीक है, ओके। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर मूव करेंगे। ऐसे बच्चे जो बाद में क्लास के पेड स्टूडेंट, जो बाद में, सारे बच्चे अभी भी आप सब नहीं आते हो, ठीक है, फिर बाद में बोलोगे कि प्रैक्टिस सेट नहीं मिला, तो ये गलत बात है। और मैं क्लास में भी बोलती हूँ, आप लोग मतलब इतने कम लोग हो, और मैं बोलती हूँ क्लास लेने से ज्यादा जरूरी है आपकी प्रैक्टिस सेट। इतने कम लोग हो आप लोग, स्ट्रेंथ देखकर लगता है कि ऐसी स्थिति क्यों है। प्रैक्टिस सेट अभी आप लोग हल्के से ले रहे हो, प्रैक्टिस सेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपकी जो ऐप में क्लासेस मिल रही हैं वो तो आप टाइम बे टाइम कभी भी पढ़ सकते हो। ऐप से वीडियोस बाहर नहीं गया, शाम सुबह दोपहर 10 बार, जितनी बार मन करे आप देख सकते हो। लेकिन हो सकता है बहुत से बच्चों को यूट्यूब में क्लास ढूंढने में प्रॉब्लम होती हो, तो आप लोगों को क्लास में भी समझाया था कि प्रैक्टिस सेट मत छोड़ा करो, लेकिन अभी समझ में चीजें नहीं आती हैं। बाद में फिर चंद्रा का नाम खराब मत करिएगा आप लोग, ठीक है। लेकिन और जितने बच्चे जुड़े हैं, प्रॉपर जुड़े हैं, उनको मैं बोलती हूँ कि उनका सिलेक्शन पक्का है, क्योंकि अगर आप टाइमली आ रहे हो, टाइमली चीजों को देख रहे हो, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। जिस तरह से क्लास में आपको चीजें मिल रही हैं, जिस तरह से आपको लगातार प्रैक्टिस भी मिल रहे हैं, इससे बाहर नहीं आएगा। लेकिन जो बच्चे अभी मस्ती कर रहे हैं उनको पूरी लाइफ मस्ती करना है, और जो अभी सीरियस होकर पढ़ रहे हैं उनको वो आगे आराम से मस्ती करेंगे। तो थोड़ा सा आप लोग समझने की कोशिश करें। स्ट्रेंथ देखकर लगता है कि सब कहाँ चले जाते हो ऐप से, ठीक है ना। तो कम से कम जितने लोग ऐप में रहे, तो जिस संख्या में, उतनी ही संख्या में अगर यहाँ पर आ जाओ तो आपका ही भला होगा। हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम तो अपना काम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी कितनी ईमानदारी से कर रहे हो ये आप पर डिपेंड करता है। चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट। हम देखते हैं दिशा स्थिति का तात्पर्य। दिशा स्थिति का तात्पर्य है दरवाजे की आंतरिक स्थिति से, बाह्य उन्नयन से, आवश्यक उन्नयन से, या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना है आपकी दिशा स्थिति का तात्पर्य क्या है। तो देखो, जब भी दिशा स्थिति की बात आती है तो यहाँ पर देखो, दरवाजे जो होते हैं आवश्यक भी होते हैं आपके आंतरिक स्थिति, मतलब अंदर जाने के लिए भी। लेकिन जब हम दिशा को इंडिकेट करते हैं, तो आपने देखा है ना कि जब भी भवन का एक निर्माण होता है तो वहां पर मेन चीज क्या लगाई जाती है, मेन टर्म क्या लगाते हैं, बोलते हैं ना कि घर के मकान का जो दरवाजा है वो किस दिशा में होना चाहिए। तो अब दिशा से मतलब कि हम किस तरफ बाहर हैं। घर से लोग बाहर निकलते हैं, ऐसा नहीं कि बाहर से घर नहीं आते हैं, लेकिन जब दिशा स्थिति का निर्धारण किया जाता है तो जिस एरिया में, जिस तरफ हम बाहर निकलते हैं उस एरिया को ध्यान दिया जाता है, ना कि अंदर आने की एरिया को। समझ में आई बात ना। इसलिए इसका राइट ऑप्शन क्या, ऑप्शन नंबर बी होगा, बाह्य उन्नयन। हम जब भी बाहर निकलते हैं चीजों को, वहां से हम दिशा का निर्धारण करते हैं कि भाई दरवाजे का मुख इस दिशा में होना चाहिए, वो शुभ माना जाता है। ऐसे ये यहाँ पर दिशा स्थिति का तात्पर्य ये लगाया जाता है, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है। ये क्वेश्चन आई थिंक किसी का भी रॉन्ग नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छे से हमने आपको वातावरण, अधिगम, ये सारी चीजें बताई हैं, ठीक है। लिख के बोर्ड में, बालक का बायां हाथ या दाहिना हाथ का प्रयोग निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है आपको बताना है, किस पर निर्भर करता है आपका। ये ऑप्शन नंबर ए है वातावरण, ऑप्शन नंबर बी है अधिगम, ऑप्शन नंबर सी है आपका बालक की इच्छा, और ऑप्शन नंबर आपका डी जो है वो क्या है, ऑप्शन नंबर डी जो है मस्तिष्क प्रभुत्व पर। तो बताएंगे आप लोग इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सारे बच्चे बताएंगे इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। तो देखिए, क्या वातावरण प्रभावी बनाता है, क्या बच्चा, देखो कोई भी बच्चा होता है तो वो राइट या लेफ्टी, दो ही हाथ होते हैं, तो या तो वो राइट ही होगा या तो वो लेफ्ट ही होगा, या तो वो राइट हैंडेड काम करने वाला होगा या तो वो लेफ्ट हैंडेड काम करने वाला। तो जो राइट हैंड से काम करेगा उसको बोलेंगे राइट हैंडेड, जो लेफ्ट हैंड से काम करेगा उसको बोलेंगे लेफ्ट हैंडेड, जो दोनों से काम करेगा
तो क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। क्या बोलेंगे? एम्बीडेक्स्ट्रस। उससे क्वेश्चन पूछा गया है, नेट में आई थिंक पूछा गया है, दोनों हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलते हैं? तो क्या बोलते हैं? एम्बीडेक्स्ट्रस। ओके, तो आपसे क्वेश्चन जरूरी नहीं कि यहीं से इतना ही बने, आपको हर पहलू पर सोचना है कि राइट हाथ से काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? राइट हैंडेड। लेफ्ट हैंड से काम करने वाले व्यक्ति को क्या बोलेंगे? लेफ्ट हैंडेड बोलेंगे। दोनों हाथ से काम करेगा तो चलिए, इसके बाद अब आप देखते हो मैंने आपको क्या पढ़ाया है। हमने आपको ये बताया कि भाई देखो, जब भी बालक अपने हाथों का प्रयोग करेगा तो ऐसा नहीं है कि ये चीजें हमको क्या हो जाए कि हम बच्चा सीख रहा है या किसी, तो खास कर उसकी ये चीजें डिपेंड करती हैं किस पर? उसके वातावरण, और इसी के साथ एक और जुड़ जाता है क्या? वंशानुक्रम। क्या जुड़ जाता है आपका? वंशानुक्रम। ध्यान रखिएगा, आपके इसका प्रभाव सिर्फ और सिर्फ दो चीजों का पड़ता है, एक तो पड़ता है वातावरण और दूसरा पड़ता है वंशानुक्रम। अगर यहाँ पर अधिगम की जगह वंशानुक्रम हो जाता तो आपका दोनों ही ऑप्शंस राइट होता। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, ये कोई बालक की ऐसी इच्छा नहीं होती। जब बच्चा उस टाइम सीख रहा होता है शुरुआत से, तो उसकी इच्छा और गैर इच्छा वहां पर डिपेंड नहीं करती है। ठीक है ना, वहां पर बच्चा जिस वातावरण में रह रहा था, अपने भाई को, अपनी बहन को, अपने पड़ोसियों को जिस देखता है ये लोग ऐसे काम कर रहे हैं, तो वो वही देखकर सीखता है। या फिर आपका इसका रीजन वंशानुक्रम भी हो जाता है। दोनों का प्रभाव उसके इस कार्यों पर पड़ता है। ठीक, चलिए अब तीसरा पॉइंट एक और आ जाता है आपका, यही वातावरण और वंशानुक्रम आप बच्चे के विकास का निर्धारण भी करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन हो सकता है विकास का निर्धारण कौन करता है, ऐसे ही लिख देगा सेम, वातावरण प्लस वंशानुक्रम, वातावरण प्लस ये कई सारी चीजें मेंशन कर सकता है। तो जहां पर वातावरण और वंशानुक्रम दोनों चीजें मिलेंगी तो वो क्या हो जाएगा? वहां पर विकास का निर्धारण भी होता है, बच्चे के डेवलपमेंट का निर्धारण भी होता है। अंडरस्टैंड? समझ में आई बात ना, कि आपका किस तरह से क्वेश्चंस राइट होगा। यस, ब्रोका एंड रिंकीज, ये भी बच्चे के बोलने से, भाषा क्षेत्र का यहाँ से मस्तिष्क से संबंधित होते हैं आपके ब्रोंका और रिंकीज। ठीक है, ये आपके मस्तिष्क में पाए जाते हैं और ये भाषा क्षेत्र से संबंधित होते हैं। ठीक है, समझ में आई बात ना यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विकास का प्रतिमान ऐसा होता है, विकास का प्रतिमान कैसा होता है बताइए आप भाई? क्या जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है, जिसके बारे में भविष्यवाणी होती है, शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है, प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान होती है। तो देखिए इसको समझने की कोशिश करो, विकास का प्रतिमान ऐसा होता है। पहली बात तो विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी नहीं होती। ठीक है, अब आपको इसमें राइट ऑप्शन में, अब इसको देखिए, शरीर के सभी भागों पर विकास एक सा होता है, तो क्या मैंने आपको पढ़ाया है क्या कि शरीर के सभी भागों पर विकास एक समान होगा? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। शरीर के सभी भागों पर विकास दो पार्ट में बट जाता है, एक होता है सिफेलोकाउडल, एक होता है आपका प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक है, सिफेलोकाउडल और प्रॉक्सिमोडिस्टल में निर्धारित होता है कि आपका विकास किस किस क्षेत्र में कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो वहां पर अगर एक जैसा होता तो क्या जरूरत थी दो पार्ट में बांटने की? सीधे सीधे ना बोल देता कि विकास का परिमाण ऐसा हो जाएगा, जरूरत ही नहीं थी टू पार्ट्स में बांटने की। इट मींस ये क्या होगा? रॉन्ग हो गया। प्रत्येक जन के लिए विकास की दर एक समान थी। अगर प्रत्येक जन की विकास की दर एक समान हो जाए तो फिर क्या पता चल पाएगा कि भाई कैसा क्या है? क्यों लोगों को चिंता हो खाने पीने की, क्यों लोगों को चिंता हो एटमॉस्फेयर को जनरेट करने की, क्यों लोगों को चिंता हो अपने घर के वातावरण को या बच्चों को अच्छा माहौल देने की। इसलिए आई होप दैट अब आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि ये कैसे सही है। ठीक है, जिसके बारे में भविष्यवाणी नहीं होती है, भाई ऐसा क्या है, क्यों विकास के प्रतिमान बिल्कुल भविष्यवाणी की जा सकती है। हम बच्चे को जैसा देख रहे हैं हम उसी तरह से तो उसका आकलन करेंगे ना कि ये बच्चा आगे चलकर क्या कर सकता है। अब पता लगे बच्चे का IQ लेवल बिल्कुल से 50 ही आ रहा हो और हम उसको बोले भविष्य की प्रतिमान करें कि ये IAS बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसका हम IQ लेवल देखकर पता करेंगे ना कि ऐसा कर सकता है। तो यहाँ पर इसलिए ये भी क्या होता है? रॉन्ग होता है। इसलिए जिसकी भविष्यवाणी होती है
विकास के प्रतिमान की भविष्यवाणी की जा सकती है। ठीक है, समझ में आई बात ना? आई होप दैट आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, सारे बच्चों का 11 का भी। अब सारे कमेंट्स करेंगे। टोटल क्वेश्चंस 11 हुए। 11 में कितना आप लोगों ने स्कोर गेन किया? आई होप दैट 11 on 11 आना चाहिए। सारे बच्चों का 11 on 11 होना चाहिए। सारे बच्चे बताएंगे। सारे बच्चे बताएंगे। सुरुचि जी का 9 सही है, 10। गौरी शंकर जी का 10 सही है आउट ऑफ 11। वेरी गुड। सोनम जी का भी 10, मोनी जी का 8, पूजा जी का 10, अनामिका जी का 9। सारे बच्चों का अच्छा स्कोर है। दिस इज द बेस्ट स्कोर। ओके, जितने बच्चे 8, 9, 10 पा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट स्कोरिंग। ओके, अब लेकिन फिर भी चुपचाप होकर नहीं बैठना है, लगातार लगे रहना है। निरंतर प्रयास से ही सफलता मिलती है। सफलता का रियली कोई शॉर्टकट नहीं होता है। ठीक है, सफलता का कोई रियली में शॉर्टकट नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, अपनी सोच को भी डेवलप करना पड़ेगा। सिर्फ रटने से भी काम चलने वाला नहीं है। अंडरस्टैंड? तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पर ओवर करते हैं। कल हम फिर से मिलेंगे सेम टाइम पर 8 से 9 बजे तक। 8 से 9 अपने प्रैक्टिस चलेगा। उसके पहले ऐप पर क्लास होती है आपकी 2 घंटे। ठीक है, 6:15 से 7, 8 बजे तक। उसके बाद प्रैक्टिस आपका चलता है। बिंदास पढ़िए, इसी तरीके से पढ़ते रहिए कॉन्टिन्यूटी तरीके से। अब ऐसे लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर किसका होगा? चलिए, ओके, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू।